आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक और म्यूजिक अरेंजर शैल हाड़ा से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। शैल हाड़ा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कैसा आपका। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। विविध भारती इसलिए अच्छा लगता है कि बचपन से मेरी जो इच्छाएं थी उसमें एक रेडियो पे गाना भी बहुत बड़ा सपना था। तो आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से मैं गाता था, तो अपने आप में उपलब्धि होती थी उस जमाने में कि रेडियो पे गाना। तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे याद किया। आज भी रेडियो से ताल्लुक है? बिल्कुल सुनता हूँ मैं, बिल्कुल है। जी। जयपुर आकाशवाणी में कभी भी बुलाते हैं तो मैं गाने जाता हूँ। तो वो बचपन की यादें और रेडियो की बातें, विविध भारती की बातें हम करेंगे आपसे, लेकिन हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं आपकी जो ताज़ा फिल्म है रामलीला, जी। और संजय लीला भंसाली के साथ आपने काम किया है, और जी, जी, बिल्कुल। काफी एक गाना जो बहुत बज रहा है वो है लहू, जी। उसके बारे में हमें बताइए। लहू मुलग्गिया बहुत पैशनेट गाना है, और इस गाने के लिए मेरे को इसलिए कंसीडर किया गया। सर के साथ तो मेरा अलग कार्मिक कनेक्शन है, कुछ जन्मों का कुछ अलग कनेक्शन है हमारा। मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटर हैं, बहुत सीखने को मिलता है उनके साथ। उनका डेडिकेशन, उनका जो एक काम के प्रति जो उनका नज़रिया है, बहुत सिंसियरिटी, जो 100% के ऊपर चाहते हैं वो। तो उनके साथ वो एक काम करने के लिए जो एक आग चाहिए होती है ना, जो उनके अंदर भी वो सोचते हैं, उस लेवल तक हम लोगों को लेकर जाते हैं वो हमारे को। जो हमारे को प्रतिसाद मिलता है उस चीज़ का बाद में, जो लहू मुलग्गिया के रूप में मुझे मिल रहा है, कि भले ही इतने टाइम के बाद मैं कम गाने गाता हूँ, वैसे भी उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन बहुत अच्छा रहता है। और वो जानते हैं कि इसमें मैं उस गाने में कुछ अलग कुछ करके दूंगा। तो उनको जिस तरह का गाना रणवीर के ऊपर चाहिए था, जबकि बहुत यंग है वो, मैं थोड़ा सा मैच्योरिटी एज में हूँ मैं, तो इसलिए सूट करेगा मुझे। तो उन्होंने वो चीज़ देखी और आवाज़ के अंदर जो पैशन चाहिए था उनको, इस गाने में नजर आया, इसलिए उन्होंने मुझे इस गाने के लिए याद किया। और वो थे भी नहीं, मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये गा लेगा। क्या बात तो मैंने और हम लोगों ने रिकॉर्डिस्ट के साथ अकेले बैठ के कर दिया, उन्होंने पास भी कर दिया था गाना। तो उनके साथ जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहेंगे? मतलब ये इस गाने में तो नहीं थे, लेकिन हो सकता है अगले गाने में रहे हो, पूरे चांद की आधी रात। पूरे चांद की आधी रात जो गाना है, सेकंड सॉन्ग, वो भी आपने गाया है और काफी मकबूल है। तो उससे जुड़ी हुई कोई खास बात? पूरे चांद की जो खास बात थी कि ये गाना मूवी के अंदर नहीं डाला उन्होंने, ऑडियो के अंदर डाला। लेकिन ये मूवी के ऊपर जब शूटिंग चली तो उन्होंने मुझे इसका अनप्लग वर्जन का अरेंजमेंट करने के लिए बोला था। तो उसके ऊपर उन्होंने क्लाइमैक्स शूट करा था, तो उनको इतना अच्छा लगा था, उन्होंने बोला इसका गाना बनाते हैं। तो गाना बना, और वो गाने का जो ये था, इट्स अ वेरी इंटेंस सॉन्ग। पूरे चांद की आधी रात है, तेरे चेहरे पे आके रुक जाती है, जीती है उतनी जीने से पहले मर जाती है, रुक जाती है। तो बहुत ही पैशनेट था ये गाना। उनको मेरे पे भरोसा रहता है कि ये कुछ अलग, इस गाने को कुछ अलग मकाम पे, कुछ अलग जगह पे लेके जाएगा। तो उनका कॉन्फिडेंस, मैं ये ऊपर वाले के कुछ अलग हाथ है, ऊपर कुछ है उनका, कुछ मेरे पे कुछ आशीर्वाद है कि उनकी कसौटी में मैं खरा उतर जाता हूँ और लोगों को पसंद और आता है। आपकी आवाज भी। जी बिल्कुल। जब गायक सामने बैठे हों और गाने के बोल यूं ही बोल दें तो थोड़ा मजा नहीं आता है। गुनगुना के अगर बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पूरे चांद की आधी रात गाता हूँ। पूरे चांद की ये आधी रात है, पूरे चांद की ये आधी रात है, तेरे चेहरे पे आके रुक जाती है, जीती है उतनी जीती है उतनी जितनी उतर जाती है, पूरे चांद की ये आधी रात है, पूरे चांद की ये आधी। क्या बात है भैया, ऐसा लग रहा है कि मैं तो सुनती रहूं ये गाना, और ये जो सामने सुन रही हूँ तो इसका मजा कुछ और ही है। अब हमें बताइए कि यही गाना सुनवाना है श्रोताओं को, या कोई और गाना इस वक्त हम सुनवाएं आपकी ओर से? चलिए लहू मुलग्गिया भी गा देता हूँ, जो भी चर्चित है, बहुत चर्चित, लोगों को पसंद आ रहा है।
तो मेरे श्रोताओं के लिए मैं उनको सुनाता हूँ ये गाना। ए लहू मुलक गया, ए लहू मुलक गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया, ए लहू मुलक गया, लबों के छूने से ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से ख्वाबों के कोने से, बच के सब से लब ये रग से रग गया, ए लहू मुलक गया, ए लहू मुलक गया। उड़े उड़े मन उड़े पर लगे तेरे संग जुड़े, मन उड़े पग बढ़े तेरी ओर बढ़े, जग छोड़ बढ़े। नस नस में अब ये जग गया, ए लहू मुलक गया, लबों के छूने से ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से ख्वाबों के कोने से, बच के सब से लब ये रग से रग गया, ए लहू मुलक गया, ए लहू मुलक गया, ए लहू मुलक गया। छल छल रहता था, कल कल बहता था, छल छल रहता था, जान लेके जान कब गया, लब से लब ये लब से लहू मुलक गया, ए लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया, ए लहू मुलक गया। गाने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि संजय लीला भंसाली के साथ आपने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया है और काम कर रहे हैं लगातार, तो हमें उनसे जुड़े हुए कुछ यादगार लम्हे बताइए, कुछ यादगार बातें, किस तरह से करते हैं वो रिकॉर्डिंग, किस तरह की तैयारी होती है? जी, उनका जो कंपोजिशन का स्टाइल है मुझे बहुत पसंद है। उसके अंदर मेन बात यह है कि हमारी
हिंदुस्तानी शास्त्रीयता बहुत नज़र आती है उसमें। उसमें हमारे शास्त्र या राग या कुछ हमारे पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स की झलक या कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती है जो हमने कहा यार ये तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत है। मुझे वही चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है उनके साथ काम करने के लिए। और ये संजोगी बोली कि जब आफ्टर ब्लैक, जब मैं मेरा मन नहीं था, मन उचाट हो रहा था कि मैं म्यूजिक मुझे नहीं करना, मुझे कुछ किसी के लिए कुछ करने में या सीखने में, कोई नई चीज़ें सीखने के लिए वो करने में कुछ मज़ा आता है, तो मैं कोई नई खोज की तलाश में था। तब मुझे संजय जी का सामने से फोन आया कि मैं म्यूजिक करने की सोच रहा हूँ, इफ यू विल कम विथ मी तो इट विल बी नथिंग लाइक इट। मैंने बोला सर आप बोल रहे हैं, सामने से बोल रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैंने उनको ज्वाइन करना शुरू करा। तो वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि इज़ वेरी सिंसियर अबाउट कंपोजिंग एंड म्यूजिक, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो लगे रहते थे कि रात को 1 बजे फ़ोन आ रहा है कि ये कंपोजिशन आई है दिमाग में, कैसी लग रही है। मैं बोलता था उनको बहुत अच्छी लग रही है, सुबह बात करते हैं, सुबह उस चीज़ का कुछ अलग ही वर्जन सुनाई देता था। और एक गाने के 5-5 वर्जन वो तैयार करते हैं, उनकी खास बात ये है। तो वो करते करते मुझे सीखने की बात ये मेरे लिए सबसे अच्छी उपलब्धि ये रही कि मैं उनके साथ काम करते करते अरेंजर बन गया। क्योंकि जब मैं मोंटी शर्मा जी को सांवरे के टाइम पे असिस्ट करता था, ब्लैक में और सांवरे में उनका असिस्टेंट था, तो उस टाइम पे मेरी संजय जी से जान पहचान हुई थी। उनके बाद उठना बैठना, और जब जो ब्लैक में एक ही गाना था मौसम की अदला बदली में, तो वो बहुत टफ गाना है, वो बहुत अलग, उसमें नोट से अलग अरेंजमेंट है, तो उसको गाने को याद करना और एकदम से सामने गाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सुन के 2 मिनट में गा दिया था वो गाना। तब से उनके संजय जी के दिमाग में आ गया था, बिकॉज वो टैलेंट की बहुत कदर करते हैं। अच्छा किसी में कुछ खास बात हो ना तो उसको फटाक से नोटिस करते हैं, तो और उन्होंने उसको बहुत बढ़ावा दिया मेरी उस चीज़ को। जी, तो कोई यादगार किस्सा याद आता है, कोई ऐसी घटना याद आती है उनसे मुलाकात की, जब मुलाकात हुई थी उनसे, या फिर रिकॉर्डिंग के समय कोई ऐसा किस्सा बताना चाहते हैं? जी, रिकॉर्डिंग का किस्सा मुझे बहुत अच्छा याद है कि जो राम चाहे लीला जो गाना है, टाइटल ट्रैक रामलीला का, मैं नई बात करता हूँ, पुरानी बहुत उनके साथ तो हर रोज एक किस्सा होता ही है, क्योंकि अपने आप में किस्सा है वो जी। अपने आप किस्से बनते हैं, उनके साथ रह के अपने आप किस्सा बन जाते हैं। वो अलग ही उनका बहुत एक अलग इंसान है, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। तो राम चाहे लीला का जो गाना था, ये जो भूमि त्रिवेदी ने गाया है, तो ये मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे फ़ोन पे सुनाया, मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया, तो मैंने उसको एक मेल वॉइस में बनाया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे इसमें ये फीमेल गाना नज़र आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कुछ मुझे बहुत अच्छे आइडिया दिए कि इसको इस तरीके से मेले में अगर करें या कुछ इस तरीके से बनाएं। तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। तो आइडिया पे काम करने के लिए मुझे छोड़ दिया, और मैं बहुत बीमार था उस समय, मैं 6-7 महीने बेड रिडन था, तो आई वाज नॉट वर्किंग। पर वो इतना मुझे कुछ अलग लगा कि कुछ हो सकता है इसके लिए, तो मैंने भूमि को बुलाया कि ज़रा देखते हैं, गुजराती अंग से इसको कुछ करना है। तो गाना करते 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 वो गाना कहाँ पहुँच गया मुझे खुद को नहीं मालूम। इतनी तकलीफ में बना था कि पाँव एक मैं चेयर पे रख के मुझे बनाना पड़ता। तो सर बोलते थे कि नहीं की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं उसी हालत में उनके पास शूटिंग पे प्रियंका के लिए गाना के लिए बात चली, तो उनके पास शूटिंग पे लेके गया। तो शूटिंग में सब लोग खुश हुए, 50 जनों को सुनाया उन्होंने, 50 बार उसी जगह पे शूटिंग रोक के उन्होंने सुना वो। तो वो जो प्रोत्साहन करते हैं ना, और उनकी आंख में चमक आए थे ना, इस गाने को कहीं लेके जाना है, वो मुझे बहुत प्रतिसाद बहुत अच्छा मिलता है उनका। तो वो जो किस्सा है ना, कि वो समझ जाते हैं कि ये चीज़ कुछ अलग करेंगे। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं उनके लिए पहला गाना जो गुजारिश में मैंने किया था, उड़ी नींदें आंखों से उड़ी, जो ऐश्वर्या जी के ऊपर शूट किया गया था। तो तब वो जो शब्द उठा, तब भी उनके साथ सेम रिएक्शन आया था, सारी यूनिट को उन्होंने सुनाया, तो सब लोग नाच रहे थे। तो वो जो एक कुछ अलग अचीवमेंट मिलता है ना उनके साथ, कि मैं सिंगर हूँ लेकिन अरेंजर के तौर पे भी उन्होंने मुझे एक अलग से एक पहचान बना दी मेरी। तो मुझे उनके साथ वो काम करके हर एक दिन बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। जी, तो एक काम करते हैं, गुजारिश का भी जिक्र किया है आपने, तो हम गुजारिश की बातें करते हैं, लेकिन पहले आपकी पसंद का कोई गाना सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? जी, मेरी पसंद का गुजारिश फिल्म का गाना है तेरा जिक्र है इत्र है, जो मैंने गाया था, जो बहुत अच्छा भोपाली राग के अंदर उन्होंने संगीतबद्ध किया है। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हो। कि तेरा 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 जिक्र है या इत्र है,
जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता शोलों की तरह खुशबू दहकता हूँ बहकता हूँ महकता हूँ कि तेरा जिक्र है या इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता तेरी फिक्र है या फक्र है तेरी फिक्र है या फक्र है जब जब करता हूँ मैं चलता हूँ उछलता हूँ फिसलता पागल की तरह मस्तियों में टहलता हूँ उछलता हूँ फिसलता कि तेरा जिक्र है या इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता शैल जी, गुजारिश फिल्म का ये गाना हमने आपकी ओर से श्रोताओं को सुनवाया और गुजारिश फिल्म का जिक्र करते हैं संजय लीला भंसाली के लिए ही आपने उसमें गाया जी, बिल्कुल, है ना? तो उसके बारे में बताइए, उसकी रिकॉर्डिंग से जुड़ी उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में हमें बताइए, खासतौर से उड़ी उड़ी। उड़ी उड़ी का तो बहुत अलग किस्सा है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन उनका जो, क्योंकि संजय जी को मैंने असिस्ट करना शुरू किया था गुजारिश से, तो मेरे लिए बड़ा अपने आप में मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था कि संजय जी ने सामने से बोला है और मुझे उन्होंने सामने से बुलाया है और इतना अच्छा मतलब मुझे अवसर दिया है, प्रोत्साहित किया मुझे इतना ज़्यादा। तो मेरे अपने आप में उपलब्धि थी कि संजय जी सामने से बुला के मुझे उन्होंने असिस्टेंट बनने के लिए बोला है। उसमें ये किस्सा था कि हमारा कंपोजिशन करने हम बैठते थे 10 बजे और रात के 10 बजे तक कंपोजिशन करते थे और एक गाने की कम से कम 10-10 तर्जें बनती थी। बाप रे। हाँ, एंड इज वेरी स्पॉन्टेनियस। अगर आपका 100 से 0.1% भी नीचे आया ना तो नाराज हो जाते हैं वो। अच्छा। तो आपको, आप सोचिए कि किस आंच पे रखते हैं आपको 100 के ऊपर ही जाना है, 100 के नीचे आना ही नहीं है। जी, तो उसमें मेरे बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं तुराज, वो भी बैठे रहते थे, तो वो फंसा देते थे मुझे। अच्छा। फंसाते कैसे थे वो, सर एक और मुखड़ा लिखा है, तो उनको तो फिर जोश चढ़ता था, फिर एक और मुखड़े के ऊपर तर्ज बननी शुरू हो जाती थी, धुन बननी शुरू। मैंने कहा फंस गए, फिर वो फिर 4 घंटे उसमें निकल जाते थे। तो वो जो गाना है धुंधली धुंधली, तो मेरे को किस्सा याद है, हम लोग की शाम को बैठे थे 7 बजे, तो तुराज हमारे शायर साहब, उनमें पता नहीं क्या जोश चढ़ गया उस दिन की, तो लिखना शुरू करा उन्होंने।
ओह, तो धुंधली धुंधली शाम हुई अब तो तुम वापस आ जाओ। तो मैं आपको गाते गाते बताता हूँ कैसे बन रहा था वो। तो राज ने लिखा धुंधली धुंधली शाम हुई अब तो वापस आ जाओ। तो सर ने एकदम से गाना हम लोग बोला शैल जरा इसका ये करो, तो उन्होंने मुझे बताया तो मैं बताता हूँ कैसे। धुंधली धुंधली शाम हुई अब तो वापस आ जाओ कि इस समय तो परिंदे भी लौट आते हैं, हमारे बाद तुम्हारा हाल ऐसा है कि जैसे साज के हर तार टूट जाते हैं कि इस समय तो परिंदे भी लौट आते हैं, धुंधली धुंधली शाम हुई अब तो वापस आ जाओ। तो ऐसे बनते गया। तो हम लोग 7 बजे बैठे थे, 2 बजे हम लोग वहां से फ्री हुए। और एक ही मैं आपको जल्दी गा दिया मैंने तो ये, और कहीं से उतार चढ़ा में कोई गलत सलत भी गाया होगा मैंने, लेकिन इतने दिनों बाद गा रहा हूँ मैं, लेकिन वो इतना इसका ठहराव इतना अच्छा था, इतना अच्छा उन्होंने बनाया था माहौल कि मुझे गुरुदत्त जी की फिल्में याद आ गई, सामने प्यासा, कागज के फूल। जी जी जी, जो सचमुच कुछ वैसा ही वैसा रंग वो एक नजर जो, आ रहा है। क्योंकि मेरे को मालूम था कि उनका जो देखने का नजरिया है, किसी दृश्य को देखते हैं, पिक्चराइजेशन देखते हैं, बहुत बड़ा देखते हैं वो, बहुत लार्जर देन लाइफ देखते हैं वो। और संगीत के इस दौर में इस तरह के गाने और ज्यादा अपील करते हैं और जी। आपको हमको ज्यादा चाहिए, दिल और को हमें वो छूते हैं। चाहिए, ठहराव चाहिए कि बहुत भाग रहे हैं हम लोग, हमें बिल्कुल। चाहिए ठहराव अभी। अच्छा शैल जी, उड़ी उड़ी जो गाना है इसे आपने कंपोज किया है? और नहीं, कंपोज नहीं किया मैंने इसको, संगीतबद्ध किया। मैं संगीतबद्ध इन द सेंस मैंने इसको अरेंज किया था। जी अरेंज जी, किया है, जी। ओके। और अरेंज किया तो मतलब काफी सारी आपकी मेहनत शामिल है, और जी, इसमें जी, बिल्कुल। एक मतलब गोवाइन म्यूजिक जिसको जी, कहते हैं, बिल्कुल, गोवा बिल्कुल, का रंग बिल्कुल। नजर जी, आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये किस तरह से हुआ, क्या माहौल था और कैसे तय हुआ, कुछ बताइए डिटेल में। ये ऐसे होता था कि सर मुझे एक आइडिया दे देते हैं कि ये गोवा का फील है, इसको यहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, इस तरीके से कर सकते हैं, ये सिमेट्री में है, गोवन एक फील चाहिए, साइकिल पे जा रही है, मुझे सब दिखा देते थे वो। पर जब एक गाना बना शाम को, ये भी शाम को बना था, सुबह से बैठे, लेकिन शाम को कुछ उनके, जब तुराज ने लिख के दिया था, शायद ये तुराज का ही लिखा हुआ गाना है, तो जब उसने लिख के दिया कि उड़ी नींदें आंखों से उड़ी परी हो, सब ये सब लिख के दिया उन्होंने, तो उन्होंने कुछ तर्ज बनाई उसकी, तो मैंने बोला ये तो बहुत इंटरनेशनल गाना है, कुछ अलग लेके जा सकते हैं इसको, कुछ अलग तरीके से इसको हम लोग कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने तब मेरे को सीरियस नहीं लिया था उन्होंने, कि मुझे ऐसे बोला चलो करके दिखाते हैं, चलो शैल कर, ही वाज नॉट नोइंग कि मैं अरेंज कर सकता हूँ, पर मैं बैठे बैठे सीखता रहता था। मोंटी भाई के भाई इतने साल रहा, इतने साल तक इस लोगों को सुना है, सारे अरेंजर्स को, तो उनके काम को मेरे एक गूंज तो मेरे कान में रहती थी कि ये काम ऐसे हो सकता है। तो और गोवन था, गोवन फील लाना था, तो मुझे तो वो जो मका देगा तुझो मोग तुझो मका देगा तुझो, कि मेरा तेरा प्यार मुझे दे दे, तेरा प्यार मुझे दे दे, तेरा प्यार मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे तेरा, तो टंग ट्विस्टर जैसा था वो। जी, जी, जी। तो उसको खेला हम लोगों ने इस तरीके से, वो जो खेलने में कुछ अलग कुछ बन गया गाना हो, प्लस इसका थोड़ा सा जो रिदम पैटर्न था, थोड़ा सा हम लोगों ने अरेबिक रखा, तो कुछ अलग अलग चीज उसके अंदर बन के आई, प्लस सुनिधि ने कुछ उसको अलग तरीके से पेश किया। प्लस इस गाने की मेन चीज जो थी ना, कि उन्होंने जो फिल्म इसको जो पिक्चराइजेशन किया है इस गाने का, ऐश्वर्या जी के ऊपर जो फ्लैमिंगो स्टाइल में एक स्पेनिश उसको जो फ्लैमिंगो स्टार दिया है, वो बहुत अलग था। और इसका मुझे उन्होंने पुरस्कार ये दिया था कि इस फिल्म के अंदर आप देखेंगे जब गाना, तो मैं इस फिल्म गाने के अंदर मैं हूँ स्टार्टिंग के अंदर, तो उन्होंने मुझे उस फिल्म के अंदर डाल दिया था। तो मतलब पर्दे पर भी आप दिखाई पर्दे पड़ पे रहे हैं। दिखा, उन्होंने मुझे दिखा दिया। तो अब बताइए कि अब इस समय श्रोताओं को कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाएं? जी उड़ी सुनाइए, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी, अभी आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है गाना। बिल्कुल। मिल गई आज आसमां से, आ गई आगे मैं जहां से, ये क्या हुआ। मिल गई आज आसमां से, आ गई आगे मैं जहां से, ये क्या हुआ। उड़ी नींदें आंखों
जाने माने पार्श्व गायक और म्यूजिक अरेंजर शैल हाड़ा से ममता सिंह की बातचीत आप सुन रहे हैं आज के मेहमान कार्यक्रम में। अब इस गाने के बाद हम सावरिया फिल्म के गाने का जिक्र करते हैं। सावरिया का गाना आपने गाया है और उसमें एक वेस्टर्न लुक भी है। जी, जी। और आपकी आवाज में जो खासियत है, खैर हम आपकी आवाज के बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, पहले हम सावरिया फिल्म के गाने का जिक्र करते जी, हैं। बिल्कुल। आप बताइए किस तरह से हुई थी इस गाने की रिकॉर्डिंग, कैसे आपको मिला वो गाना? सांवरिया में बहुत मेरे इसमें मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता हूँ कि सांवरिया मेरे लिए बहुत अद्भुत गाना है। वो कैसे हुआ था मुझे आज तक नहीं मालूम, क्योंकि उस गाने के लिए मेरे को लोगों को लगता है कि 2 मिनट 35 सेकंड का गाना है वो, लेकिन मेरे लिए 12.5 साल का गाना है वो। लेकिन मेरी 12.5 साल की स्ट्रगल को ऊपर वाले ने मेरे को ये नेमत बख्शी कि मेरे को सामने लोगों के सामने आ पाया मैं। वरना मैं अपनी दुनिया में अलग दुनिया में लगे रहते, हम लोग जीवन चलता रहता। मेरे को गाना मिलने के पीछे बड़ी अच्छी कहानी है कि 2.5 साल तक हम लोग इस म्यूजिक के ऊपर काम किया। आप समझ सकते हैं कि 2.5 साल कितना बड़ा वक्फा होता है। तो 2.5 साल तक गाने बनते रहे, मैं सारे सिंगर्स को मैं गाने समझाता था, गाना सिखाने, क्योंकि एज एन असिस्टेंट मोंटी भाई को ज्वाइन किया था ब्लैक के बाद, ये दूसरी पिक्चर थी उनकी। तो कोई चाहे शान हो, चाहे कुणाल गांजावाला हो, चाहे श्रेया हो, कोई भी सिंगर हो, उस समय हिंदुस्तान के जितने बड़े सिंगर थे सबको गाना मैं ही समझाता था। संजय जी के पास में रह के संजय को गाना पहुंचाना है तो वो चीज़ सुनाना पड़ता था ताकि उनको समझ में आए चीज़ की गाना क्या है। तो एज एन असिस्टेंट इट वाज माय जॉब। तो सिखाते सिखाते ऐसा हो गया था कि 2.5 साल निकल गए थे, मेरे लिए मेरा एक भी गाना नहीं था पिक्चर में, जबकि मैं हूँ सिंगर। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर कैसा फील होता होगा। मैंने उसको कभी अंदर से दुख नहीं मनाया कभी किसी चीज़ का, बिकॉज मैं बहुत अपना 100% देता हूँ जब मैं काम करता हूँ। तो मैंने उसका बिल्कुल विदाउट किसी अपेक्षा के या उपेक्षा के, जो भी मेरे भावना के मन में कि इसका बुरा हो जाए अच्छा हो जाए, मेरे लिए बहुत पाकीज़ा है संगीत, बहुत पाकीज़गी है मेरे लिए। अगर मेरे लिए इबादत जैसा है या पूजा जैसा है, मैं अगर उसमें अंदर से साफ नहीं रहूँगा तो मेरे को लगता है कि मैं लोगों तक नहीं पहुँचूंगा। नहीं पहुँचा तो भी मुझे गम नहीं, कि मेरे लिए वो संगीत ऊपर वाले से बात करने का समान है। और उस समय स्थिति ऐसी थी कि मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, 1.5 साल से बिस्तर में थी वो। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ये गाना जब बन चुका था तो पहले एक बार मैं रिकॉर्ड कर चुका था, उसका कैंसिल हो गया, फिर किसी और सिंगर के ऊपर ट्राई किया गया। मैं रोज़ 2.5 साल तक घर पे आता था, तो बहुत मतलब इंसान हूँ तो गमज़दा हो ही जाते हैं हम लोग, दुखी तो होता था। तो मम्मी की हालत देख के थोड़ा आंसू भी आते थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी अलग दुनिया में बहुत मन उचाट हो गया था कि क्या हो रहा है। तो पर किसी से कोई शिकायत नहीं करता था मैं, बिकॉज मैंने इसको मेरे कर्मों की तरह लिया कि मेरा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो आई शुड मूव ऑन। एज एन ह्यूमन बीइंग आई वाज ग्रोइंग। तो मैंने उसको इस तरीके से लिया कि मेरे ऊपर वाला मुझे सिखा रहा है, कुछ अलग जज्बा पैदा कर रहा है, मुझे अलग मकाम हासिल करना है, तो उसके लिए ये मेरी तैयारी थी। तो उस तैयारी के दौरान मुझे बहुत बहुत वाक़े हैं जो मेरे अंदर बहुत अलग चीज़ें पैदा हो रही थी मेरे अंदर। जब ये गाना रिकॉर्ड जब फाइनल जब यशराज में हो रहा था, तो एक बड़े सिंगर को बुलाया गया था, वो आया नहीं उस दिन। तो एक सिंगर पहले से ही बूथ पे था जिसके ऊपर ट्राई कर रहे थे गाना। तो रणवीर वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, रणवीर सोनम वगैरह सब लोग वहाँ पे थे। तो ये लोग बाहर गए थोड़ी देर के लिए, तो मैं बहुत अंदर से काफ़ी दुखी था कि मेरा गाना मेरे सामने रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे मालूम था कि मेरा गाना है, आपको मालूम पड़ जाता है, लेकिन मैं चुप रहता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मांगने की आदत नहीं मेरी। मेरे से नहीं होता वो, आपके अंदर होता है तो नहीं होता है, मैं कभी नहीं बोलता। पर वो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि 2.5 साल इतने साल से सबको जानने के बाद, सर को भी जानता था, मेरे को पता नहीं क्या, एक सिंगर पहले से ही था अंदर उसमें सिंगिंग बूथ के अंदर। तो मैंने उस सिंगर को ट्राई कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था, बन नहीं रही थी बात। तो मैंने सर को बोला, सर मुझे सिर्फ 1 मिनट जाने दीजिए, बस मुझे गाना गाना है ये वाला, मुझे लग रहा है कि कुछ बात बनेगी। मैं गया अंदर और रणबीर का पेपर हाथ में था, रणबीर ने लिख के दिया था, जो लास्ट पार्ट है ना उसने, आई वांट बी, और जो गाना जो पार्ट्स हैं जितने वो जो थोड़े से रैप जैसे हैं वो उसने लिख के दिए। तो पेपर पे मैंने को लिख के दिया। तो मैं एक बार गया, अंदर गया बूथ पे, तो 25 मिनट्स में माइक पे था और गाना पूरा गा के निकला मैं। वो कैसे हो मुझे आज तक नहीं मालूम, किसने कराया, ऊपर ही ताकत थी या मेरी माँ का आशीर्वाद था, मम्मी का आशीर्वाद था, वो कुछ आशीर्वाद था। सच तो ये है कि आपकी प्रतिभा थी। नहीं जी, वो तो जी मुझे लगता है वो आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिला जी, बाकी तो सब है, वो आशीर्वाद था मेरे पे वो गाना। और अप्रूव हो गया वो गाना? जी अप्रूव हो गया, मतलब सर ने मुझे अगले दिन बोला कि मैंने 200 बार सुना है वो गाना, तो उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से इस वक्त यही गाना सुनवाना। जी बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। सावरिया 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 हो सावरिया, बिठा के
सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा। सावरिया 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 ओ सावरिया, वो डोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया। ओ सावरिया ओ सावरिया सावरिया ओ सावरिया। पलकों के शामियाने में ख्वाबों के हर ठिकाने में तेरी ही परछाइयां हैं। तू तो हर लम्हा यादों में है, तेरी खामोश पहली नजर का दीवाना बनना। सावरिया 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 ओ सावरिया, ओ डोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा। सावरिया I wanna be your name, सावरिया you wanna be my princess, सावरिया 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 I wanna be your name, सावरिया you wanna be my princess, सावरिया सावरिया। और बात चली है, जिक्र चला है सावरिया का, और आपने बताया कि बहुत ही जज्बाती हुआ करते थे जब संघर्ष के दिन थे और कई बार टूटते टूटते बचे, तो ऐसे में दोस्त मित्र बहुत काम आते हैं। जी। तो मोंटी साहब के साथ आपने काफी काम किया है ना, मोंटी का जिक्र भी किया आपने। जी, बिल्कुल, तो उनका क्या रोल रहा है इस दौर में, या फिर मोंटी के साथ कोई खास याद आपकी जुड़ी हो तो वो बताइए। मोंटी भाई एक अद्भुत अरेंजर हैं, उनके ऐसा मतलब मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उनके पास मैंने संगीत को और अरेंजमेंट को बहुत गंभीरता से लिया। अरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है गाने को, एक फूल के साथ कांटे भी हैं, पर वो जो एक जो बागवान होता है उस फूल को किस तरीके से किस फूल के साथ मैच करना है, किसके साथ रखना है, कैसे उस बगीचा बनाता है ना, वो एक अरेंजर का काम है। जी जी। कि वो एक मूर्ति बनाती है, मूर्ति अच्छे से सब कुछ होगी, लेकिन बिंदी कैसी लगानी है या उसका श्रृंगार कैसा करना है, तो गाने को श्रृंगार जो प्रदान करता है एक अरेंजर करता है। और अरेंजर अननोटिस होते हैं, तो नोटिस नहीं होते। तो संजय जी में खास बात है कि वो प्रतिभा को पहचानते। तो मोंटी भाई को जब उन्होंने हम दिल के सनम अरेंज किए थे सारे गाने, जब उन्होंने टाइटल ट्रैक किया था, आज भी उनका पियानो का पीस सबको याद है जो उन्होंने बजाया। तो वो जब वो अपने कीबोर्ड पे बैठते हैं, पियानो पे बैठते हैं, तो बहुत अद्भुत इंसान है वो। मतलब उनका जोड़ मेल ही नहीं है, उनका कोई जोड़ीदार ही नहीं है। तो उनसे वो चीज़ें बहुत सीखने को मिली कि अरेंजमेंट कितना अच्छा कर सकते हैं। और उनका बहुत सहयोग भी होता था, मुझे बहुत पुश करते थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत अलग अरेंजमेंट और बहुत अलग इंसान है वो। जी। इस वक्त शैल जी एक सवाल मेरे जहन में कौंध रहा है, वो ये कि आपकी आवाज़ को लेकर, आपकी आवाज़ में बड़ी अच्छी तैयारी नज़र आती है, वो चाहे वेस्टर्न शैली के गाने हो या फिर शास्त्रीय हो या फिर लोक धुनों की मिठास भी नज़र आती है। तो ये अलग अलग कैसे आप करते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं अपनी आवाज़ को, मतलब किस तरह से तैयार करते हैं? जी मैं बोलूँ, इसका मेरा बहुत अच्छा मेरे गुरुजी पंडित आस्कन शर्मा जी ने मुझे बताया थी बात, कि घोड़ा वो जो लगाम में रहे और इंसान और गायक वो जो रियाज करे। और हमारे क्लासिकल सिंगिंग का जो वॉइस कल्चर है, अगर करेक्ट तरीके से आपने अगर अपना वॉइस कल्चर और कंठ संस्कार बोलते हैं जिसको, जो हमारा अगर करेक्ट किया है आपने, दुनिया का कुछ भी गा सकते हैं। अगर आपने शास्त्रीय संगीत सीखा है, क्लासिकल सीखा और अच्छे तरीके से सीखा है, अच्छे गुरुओं के पास, या अच्छा संगीत सुना है, तो आप कुछ भी गा सकते हैं। और जिस तरीके से इंटरप्रेट करना है ना, वो आपका माइंडसेट रहता है। जैसे सांवरिया से मेरा टैग लग गया था कि मैं वेस्टर्न सिंगिंग, वहाँ से ये जो आजकल जो गाने बनने लगे हैं, जो ट्रेंड सेट हुआ ना सांवरिया के बाद से स्टार्ट शुरू हुआ है। जी जी जी। आप नोटिस करेंगे तो स्टाइल ऑफ सिंगिंग वहाँ से शुरू हुआ था कि हाँ इस तरह के गाने, यूडलिंग आ गया, यॉडलिंग आ गया, या अलग तरीके से क्रैक करे सिंगिंग जो होने लगी, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मोहित आया, उसके बाद अब अरिजीत आ गया। तो सब अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं अभी, जो उस तरह की सिंगिंग को भी आगे लेके जा रहे हैं।
सही बात है बिल्कुल। और इस समय शैल जी हम आपके कुछ गानों का ज़िक्र आपके ज़बानी सुनना चाहेंगे जी, जी। कि कौन-कौन से गाने आपको बेहद पसंद है आपके गाए हुए? जी, कुछ मुझे गाने जो पसंद है, एक हमारे मरहूम बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जो बंगाल के हैं, ऋतुपर्णा घोष जी, जी हाँ। जो बहुत मेरी नज़र में बहुत ही अद्भुत डायरेक्टर हैं। उनका एक अगर आपको गाना मिले, मेरा अगर आप रेडियो पे सुना सकें तो मेरे बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वो गाना था मेमोरीज़ इन मार्च करके मूवी आई थी। उसके लिए मैंने गाना मुझे उन्होंने गाने को बोला था। तो उसका किस्सा ये है कि मुझे उन्होंने कोलकाता से उनके डायरेक्टर आए मेरे पास यहाँ पे, मुझसे बात करी और गाने समझाया तो मुझे गाना इतना पसंद आया, तो मैंने बोला कि हम लोग करते हैं इसको रिकॉर्ड। वो चले गए यहाँ से। हुँ। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करके चले गए, तो वहाँ से ऋतु जी का मुझे फ़ोन आया बंगाल से, तो उन्होंने 5 मिनट तक उन्होंने सिर्फ तारीफ़ करी हुँ। कि शैलेंद्र खूब भालो, मतलब वो इतनी तारीफ़ करते रहे कि कोई आजकल ऐसा गाता है क्या, कोई ऐसा इस तरीके से कौन गा सकता है, कि सांवरिया भी गाता है और इस तरह का गाना भी गाता है। और ये गाना होने के बाद फिर उन्होंने मुझे 3 महीने बाद फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट सिर्फ ट्रैक भेज दिया, उसको अलग तरीके से प्रेज़ेंट करने के लिए। तो मैंने सिर्फ यहाँ से गा के उनको वापस भेजा, फिर उन्होंने उस चीज़ को बहुत तारीफ़ करी कि इसको अलग तरीके से पेश किया। वो अब गाना आप ज़रूर सुनाइएगा क्योंकि लोगों को पता नहीं उस गाने के बारे में। जी, जी। आप थोड़ा-सा गुनगुना के बताएँगे? कैसी अजीब दावत है ये, मैं बिन बुलाई मेहमान, घर वाला कहाँ लापता, सब छोड़ के सुनसान, कैसी अजीब दावत है ये। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम आपकी एक फ़िल्म साहब बीवी और गैंगस्टर का ज़िक्र करना जी, जी, जी। चाहेंगे। उसमें मैं एक भँवरा एक गाना जी, है। जी, गाया था। जी, तो उसके बारे में बताएँगे कुछ? जी, ये दिग्मांशु टिशू भैया हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था। ये हमारे संदीप नाथ जी राइटर हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। यूँ शबनमी पहले नहीं थी चाँदनी, जो सांवरिया में उन्होंने लिखा था हुँ, हुँ। और अभी काफ़ी अच्छा जी, सुन जी। रहा है, वो गाना भी उन्होंने बिल्कुल, लिखा है। बिल्कुल याद है। तो काफ़ी अच्छे कवि और शायर हैं वो। तो उन्होंने उनके थ्रू मुझे टिशू भैया ने बुलाया कि कुछ अलग कुछ गाना है ये, जो थोड़ा किशोर दा को उन्होंने ट्रिब्यूट करना चाहते हैं। किशोर दा के बड़े आरडी जी के बहुत अच्छे फ़ैन हैं टिशू भैया, जो अपने हुँ, हुँ। तिग्मांशु धुलिया जी। तो मिला मैं उनसे ऑफ़िस में, तो उन्होंने मुझे गाना बताया कि थोड़ा-सा सैड है, सैड होके गा रहा है ये। तो उनके यहाँ पे मैंने उनके म्यूज़िक डायरेक्टर के पास गया, मैं नाम नहीं याद आ रही मुझे, उनके अरेंजर के पास गया था। हुँ, तो हुँ। मुझे घर पे जो रिकॉर्ड किया था वो को उन्होंने पिक्चर में डाल दिया, उनको इतना अच्छा लगा था। जी, जी, जी। क्या वो बात गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर उसका आजकल क्या प्रचार माध्यम है ना, प्रचार नहीं करते तो गाना मालूम नहीं पड़ता है। जी हाँ। अच्छा शैल जी, आपका ओरिजिनल नाम हमने सुना है कि शैलेंद्र सिंह रहा है, शैलेंद्र सिंह हाड़ा। जी। तो ये शैल हाड़ा कैसे हुआ? ये ऐसे हो गया कि पहले संजय जी और मोंटी भाई इन लोगों ने डिस्कशन किया जब सांवरिया रिलीज़ हो रही थी कि शैलेंद्र सिंह हाड़ा बहुत नाम है। तो मेरे बहुत आर्गुमेंट, मैं भी बोल नहीं सकता हूँ, रेडियो पे हूँ इसलिए, पर बहुत आर्गुमेंट हुए थे हमारे कि मैंने कहा नहीं, मेरा ये मेरे माता-पिता का ये बड़ा अच्छा नाम है। पर फिर घर में मैंने डिस्कशन किया, सब लोगों ने बोला, तो फिर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह हाड़ा से शैल हाड़ा हो गया। तो इससे जुड़ी हुई कोई ख़ास घटना है जिसकी वज़ह से? नहीं, घटना ये नहीं, बस उनको लगता था संजय जी और मोंटी भाई को कि ये स्पेशली संजय जी को कि शैल हाड़ा अच्छा लगेगा, तो उनको नाम देना और ये सब देने में बहुत मज़ा आता है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि संजय जी नाम दे रहे, तो मैंने कहा इट्स गुड फॉर मी। और सब लोग शैल शैल बोलने लगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। यूनिवर्सिटी में सब लोग हाड़ा बोलते थे, मैंने कहा हाड़ा से तो अच्छा शैल ही है फिर। और राजस्थान के आप रहने वाले जी हैं? बिल्कुल, हाड़ा राजपूत हूँ मैं। तो तो राजस्थान का रंग नज़र आता है आपकी आवाज़ में। तो राजस्थानी गीत भी गाते रहे होंगे, शुरुआत तो वहीं से हुई होगी? नहीं, मैंने इतनी ज़्यादा नहीं गाया क्योंकि मेरे पापा थोड़े से खिलाफ थे कि उसका थ्रो बहुत अलग होता है। तो वो मेरे को चाहते नहीं थे पापा कि उस तरह के सिंगिंग में मैं जाऊँ, क्योंकि हमारे राजपूतों में तो वैसे गाना होता नहीं है। बड़ा सेंसिटिव था गाना गाना, तो मैं छुप-छुप के गाना रियाज़ करता था पापा के जाने के बाद। अच्छा। हाँ, तो रियाज़ बड़ा, तो तो मेरे डाँट-वाँट तो नहीं खानी पड़ी, मार वग़ैरह तो नहीं पड़ी? मार-वार नहीं, डाँट तो खाई है, डाँट तो बहुत अभी भी अच्छा। पड़ती है डाँट तो, अभी मेरे पापा बहुत डाँटते हैं। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, डाँटने वाला बहुत ज़रूरी है संगीत में, जी, जी। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये। तो फिर कैसे गा पाए? मतलब जब मना करते थे घर में ही, भई और कुछ है और कोई हुनर है लिखना, पढ़ना, तो वो तो छुप के किया जा सकता है, लेकिन गाना छुप के गाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। नहीं, पापा जाते थे 7 बजे, पापा वाज़ लेक्चरर इन अ कॉलेज, मम्मी प्रिंसिपल थी, तो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था, पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरा टॉपिक हमारे घर में था ही नहीं। अच्छा। तो पापा जब अपने कॉलेज में स्कूल में जाते थे, उसके बाद मैं बैठ जाता था जब भी वो मिलते थे। मेरे को टाइम मिलता तानपुरे में बैठ के मैं रियाज़ ही करता था। जी, क्या तो बात 7 से 12 मतलब 7-8 8-8 घंटे बैठ जाता था। मतलब कहाँ पहुँचूँगा वो मालूम नहीं था, लेकिन जुनून बहुत था। ओह! पर सिंगिंग में आऊँगा ये भी नहीं मालूम था। ये पढ़ाई इतना ज़्यादा, इतना प्रेशर रहता था ना। जी हाँ। तो तालीम किससे ली आपने?
मेरी तालीम आप बोल सकते हैं, मेरी सबसे पहले गुरु तो मेरी मम्मी रही हैं, जो पैदा होने के बाद थोड़ा बहुत सिखाती थी। पर मेरे मेन गुरु मेरे पिताजी रहे हैं, श्री जसवंत सिंह हाड़ा। और मुंबई आने के बाद मेरे फूफा साहब पंडित श्री आस्करन शर्मा जी रहे, जो मेरे को बहुत प्यार से, बहुत लगन से, इतनी अच्छी तालीम मेरे अलावा शायद मुझे लगता नहीं उन्होंने किसी और को दी हो। मतलब इतने प्यार से मुझे सिखाया उन्होंने, पंडित आस्करन शर्मा जी ने। उस दौर को याद करते हुए कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे और गुनगुनाना चाहेंगे? आप मुझे, मेरे पसंदीदा गज़ल सिंगर हैं उस्ताद मेहंदी हसन खां साहब, तो उनकी कोई गज़ल आप सुना सकें तो बहुत अच्छा होगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आपकी आँखों ने दीवाना बनाया है मुझे, आपकी आँखों ने दीवाना बनाया है मुझे, आपको पाके मजा जीने का आया है मुझे, आपकी आँखों ने। कर दिया आँखों ने ज़ाहिर तुमको मुझसे प्यार है, कर दिया आँखों ने ज़ाहिर तुमको मुझसे प्यार है, बात दिल की क्यों ज़ुबान से कहने में इनकार है, क्या ज़माने की तरह खुद ग़र्ज़ पाया है मुझे, आपको पाके मजा जीने का आया है मुझे, आपकी आँखों ने। साफ कह दूं बात दिल की, प्यार जो करता हूँ मैं, साफ कह दूं बात दिल की, प्यार जो करता हूँ मैं, जीता हूँ इन होठों पे, इन आँखों पे मरता हूँ मैं, आपकी आँखों ने जीना सिखाया है मुझे, आपको पाके मजा जीने का आया है मुझे, आपकी आँखों। और उन दिनों गाना शुरू किया था आपने, तो उस समय कौन कौन से गाने, फिल्मी गीत कौन कौन से गाया करते थे, वो थोड़े से गुनगुना के हमें बताएंगे एक तो?
अक्सर लोग सोचते हैं कि ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, जी। ये किशोरदा की आवाज़ है, हाँ। और काश हम भी गा सकते। ऐसा होता है अक्सर जी, बचपन होता है। में? मैं बताऊँ, ये इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत बोलिए या फ़िल्मी संगीत या सेमी क्लासिकल बोलिए या कोई सा भी लोक संगीत बोलिए, हमारे अनुसरण की है। हमारे यहाँ पे जो संगीत है ना, हम लोग सुन के ही सीखते हैं। और आज भी मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए गाना उस्तादों और पंडित लोगों जो उन्होंने जो गाया है, उसके बाद अभी गाना हो ही नहीं रहा है। मेरे लिए खत्म हो गया। हमने कुछ सुना ना, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। जो हम लोग पीढ़ी का गैप बोलते हैं ना संगीत में, वो यही है कि हम लोग उसमें स्टक हो जाते हैं। जैसे आज की पीढ़ी के लिए, आज के लिए मेन टाइटल या सिंगर जो होंगे वो उनके लिए अलग होंगे, हमारे लिए अलग थे, और हमारे से पहले पीढ़ी थी उनके लिए अलग होंगे। तो जो सुनने का जो अनुसरण है ना, हम जो अनुसरण करते हैं, जैसे मैंने रफ़ी साहब को सुना तो उनकी अच्छाइयाँ ले ली। जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपने संगीत में वो कल्पना करता हूँ कि ऐसा शरीर जिसमें आवाज़ की गोलाई तो रहे रफ़ी साहब जी जैसी, आवाज़ की चौड़ाई रहे किशोरदा जैसी, क्या बात है। आवाज़ का दर्द रहे मुकेश जी जैसा, रियाज रहे मन्ना दा जैसा, चंचलता रहे आशा जी जैसी, क्या बात और जिसमें जो इस ऐसा शरीर जब मेरा बने, उसमें आत्मा जब रहे तो लता जी जैसी। तब वो क्या मैं उसको बात है। संगीत, तो हमने वो सब सीखा है। वो अंदर बहुत चीज़ें दफन है अंदर। उस्ताद सलामत अली, नज़ाकत अली जी अंदर कहीं हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब हैं, गुलाम अली जी हैं, मेहंदी हसन खां साहब, और अपने हुसैन बख्श साहब, जो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, ओमकार नाथ ठाकुर जी, पंडित डीवी पुरस्कार जी, भीमसेन जोशी जी, मैं कितने नाम ले सकता हूँ, लंबी लिस्ट। ये सब हमारे अंदर है, जो हमारे सुन सुन के जिनको हम लोग बड़े हुए, जो आज मैं लगता हूँ वही मैं यूज़ में ला रहा हूँ। वही कहीं ना कहीं गाने में, तो अभी वेस्टर्न सिंगर का टैग लगा दो चाहे क्लासिकल का लगा दो, ये सब उन्हीं लोगों की बदौलत है कि हम लोग आज गा पा रहे हैं। तो कौन से गाने सबसे ज़्यादा गाते थे, किन सिंगर्स के? सबका गाने सुना सकता हूँ मैं तो। कोई एक गाना बताइए इस वक़्त जो हम आपकी ओर से श्रोताओं की नज़र करें। कोई भी अदालत फिल्म का एक गाना सुना दीजिए। चलिए सुनते हैं अदालत फ़िल्म का ये गीत। उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। शैल जी, हमने सुना है कि तमिल और तेलुगु में भी आपने गाया है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। और कौन-कौन सी भाषाओं में गाया है, और वो कि गाने तमिल, बताइए। तेलुगु, बंगाली, उड़िया, अपने राजस्थानी, मारवाड़ी भाषा में भी गाया मैंने। भी महाराणा प्रताप करके मूवी आई है, उसमें मैंने पहली बार मतलब राजस्थानी भाषा में गाया। अच्छा एक्सपीरियंस है। एक अलग चैलेंज रहता है कि उनकी जो भाषा को मैं हिंदी में लिख के एक एक शब्द को उसका उच्चार करना, और उसका अलग कभी मजा है किसी तरह उसका। की मुश्किल नहीं आई इस तरह गाने में? नहीं, मुश्किल तो थोड़ी बहुत आती, ध्यान बहुत लगाना पड़ता है बस उसमें। अगर आप खो गए गाने में, खो गए तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर। जी। कहीं कुछ और शब्द निकल जाता है। और जैसे हमारे शास्त्रों में जैसे रहते थे ना, पुराने टाइम में हम लोग जो श्लोक पढ़ते थे, जो एक मन को गति मिलती है, मन को एक डायरेक्शन मिलती है, जी, वैसे वो ध्यान हटा और दुर्घटना होती है ना, वैसे ही जी। ध्यान हटा और आप कुछ और बोल जाते हैं। बिल्कुल। देखिए माइंड आपका बहुत चलने लग जाता है और कहीं और कुछ और शब्द निकल जाता है। अच्छा, बातचीत के दौरान राजस्थान का ज़िक्र आया, लेकिन आपने कहा कि राजस्थानी गीत नहीं गा सके। तो वहाँ के कल्चर के बारे में हमें बताइए। कौन-सी चीज़ है जो आप इन दिनों यहाँ मुंबई में रहते हुए मिस करते हैं? सबसे ज़्यादा जो मिस करता हूँ वहाँ के खाने-पीने की चीज़ें। चाट चटपटे। हाँ जी, खासकर कोटा की तो मैं इसलिए बहुत चीज़ें जो मिस करता हूँ, कचौरी, समोसे हैं, हुँ, हुँ। जो स्वाद मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता। जी, जो सही बात कहीं भी नहीं है। मिलेगा वो, क्योंकि वहाँ का पानी मिर्ची मांगता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे उल्टा है, में मिर्ची खा नहीं सकते हम लोग। महाराष्ट्र में मिर्ची नहीं, मतलब इस मुंबई साइड में हम लोग मिर्ची नहीं खा पाते। तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ। प्लस अपने पुराने दोस्तों को मिस करता हूँ, अपने स्कूल को मिस करता हूँ। वो तो यादें रह ही जाती हैं, जो अपनी अपनी जो मातृभूमि, वो तो कोई नहीं भूलता।
जन्म स्थान कोई नहीं भूलता, ये मेरा कर्म भूमि है। तो गले के लिए परहेज भी करना पड़ता है, तो जब जाते हैं तो ध्यान रखते हैं गले का, जी। या फिर किस तरह के एहतियात बरतते हैं गले के लिए? जी, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये अच्छा। बहुत ज़रूरी है। ये मुझे अभी भी मैं बहुत डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्गर सस्टेन करना, आप देखिए ना अच्छे-अच्छे सिंगर, जो बड़े सिंगर हैं उनका 45 के बाद या 40 के बाद ही उनका नाम हुआ है। बड़े-बड़े सिंगर्स जितने भी आप लेंगे, तो उनका जो करियर स्पैन बहुत लंबा रहा है, 60 साल। तो उसके लिए अच्छा रियाज़ और अच्छा खुराक और अच्छे टाइम पे नियमित रहना, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो आप भी रियाज़ करते हैं इन दिनों भी? जी, ज़रूर करना ही पड़ता है। रियाज़ के लिए क्या करते हैं? मतलब सुरों को साधते हैं या शास्त्रीय संगीत गाते जी, हैं? सुरों को साधता हूँ, प्लस वॉइस कल्चर जो है, कंठ संस्कार हमारा बोलते हैं, जिसमें करेक्ट शब्दों का उच्चारण, करेक्ट जो हमारे जो अलंकार हैं उसका करेक्ट बोलना, और बेसिक पलटे जो हैं वो करने बहुत ज़रूरी है। प्लस हमारे जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जो शरीर के मसल्स हैं वो साथ देना बंद कर देते हैं। तो उसको निरंतर प्रयास करके प्रयास करते 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 उनको बिल्कुल, जैसे कैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, गले की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है फिट रहने के लिए। तो गले को फिट रखने के लिए आपको अपने गले की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमारे बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं और बहुत सारे युवा श्रोता सुन रहे हैं, जो जिनकी भी तमन्ना होती है कि हम बस काश फिल्मी दुनिया में चलें और एक अच्छे सिंगर बन जाए। तो उनके लिए बताइए कि किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं इस लाइन में, किस तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है, किस तरह की बातों से, और क्या तैयारी वो करके आए? तैयारी जो करके आना चाहते हैं कि पहली तो ये बात है कि शॉर्ट टर्म प्लान लेके नहीं आए। क्योंकि आप देखिए अभी आज के टाइम में जो फास्ट फूड जैसे सिंगर्स हो गए, अभी बहुत फास्ट फूड जैसा बदल रहा है, बहुत, आप 1 साल के अंदर आप गायब हो जाते हैं आप। तो आपको ये सोचना पड़ेगा सिंगर के तौर पे मुझे क्या बनना है, और अगर क्या बनना है जब वो दिमाग में आएगा तो आप बहुत प्रयास करेंगे। प्रयास करने के लिए आपको रियाज करना पड़ेगा। अगर आप कोई फिल्म लाइन के अंदर आना है, किसी भी लाइन के अंदर आना, आपको अपना बेसिक जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करके आना चाहिए। क्योंकि सिंगिंग के लिए इट्स नॉट अबाउट कि शोज़ और गाना गा लिया हिट हो गया उसके बाद शोज़ नहीं, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि केवल एक गाने से कुछ नहीं होता है। आपको प्रयास करते करते लंबा अगर करियर चाहिए तो आपको रियाज करते रहना पड़ेगा, रियाज करके और सीख कर आना पड़ेगा। सीखना बहुत ज़रूरी है किसी भी माध्यम, चाहे वेस्टर्न सीखें, चाहे इंडियन सीखें, चाहे फोक सीखें, कोई से भी माध्यम से आप सीखें, लेकिन आपको सीख कर ही आना चाहिए। एक संगीत के अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, इट्स लाइक समुद्र एक गोता लगा दीजिए गहराई में गहराई में गहराई में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वो सोच और वो सर्च कंटिन्यू रहनी चाहिए। बहरहाल हमें ये बताइए कि अपने संघर्ष का जिक्र किया था और बहुत शॉर्ट में बात चली थी। हम जानना चाहते हैं कि किस तरह के संघर्ष से आपको जूझना पड़ा? देखिए मेरा संघर्ष खुद के साथ बहुत था। इस परिवेश में अपने आप को कैसे ढालूं, वो बहुत बड़ा संघर्ष था। कमिंग फ्रॉम सच ए बैकग्राउंड जहाँ पे बहुत इखलाक और बहुत उसूल पसंद और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन थे, उस डिसिप्लिन को, क्योंकि बहुत अनसिस्टमेटिक होता है, जो हमारी स्ट्रगल होता है बहुत अनसिस्टमेटिक रहती है। समय पे नहीं उठना, समय पे नहीं गाना, बे टाइम मिलना, बे टाइम सोना, तो बहुत अजीब स्ट्रगल था। यहाँ पे आए तो अकेले थे। बस अच्छी बात ये है कि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे मिले, कुछ 2-4 अच्छे लोग मिले, तो उनसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे उस समय साथ दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी ने जब मेरे को सीखना था, जब मुझे दुनिया देखना था, कि जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला कि महाराष्ट्र में कितना अच्छा कल्चर है, कि लोक कल्चर क्या है। मैंने पंजाब घूमा, मैंने कोलकाता घूमा, मैंने साउथ किया, तो इतनी जगह पे मैं जाके उनको यूथ फेस्टिवल में रिप्रेजेंट करके मुंबई यूनिवर्सिटी को मैंने बहुत सारे मेडल जीते, बहुत सारे 8-9 गोल्ड मेडल जीते उस समय यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके। तो उसमें हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से टीम जाती थी, जब पूरे भारत में घूमते थे हम लोग हर साल। यूनिवर्सिटी मुंबई का डायरेक्टर बना 1 साल, मतलब सिखाने के लिए यूथ फेस्ट में। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि संघर्ष मेरा खुद के साथ ही था। मुझे किसी से कोई शिकायत, कभी जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरा कर्म है, मुझे भुगत के ही जाना है वो, और मेरी चॉइस है। और लेकिन मेरा खोज ये रहती है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या करूँ और क्या करूँ और क्या करूँ। उसमें मेरा वो एक शेर याद आ रहा है मुझे बड़ा, दर्द की हद से गुजरना मेरा बाकी है, टूट कर बिखरना मेरा भी बाकी है। क्या बात है। तो प्रयास कर होगा, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अपने परिवार के बारे में हमें बताइए कि कौन कौन है और सिंगिंग के लिए कौन आगे बढ़ रहा है आपके फैमिली में? नहीं, सिंगिंग में तो नहीं। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं, भी हैं, श्री जसवंत सिंह हाड़ा। मेरी मम्मी है, मेरा भाई है जो अच्छा श्रोता है, सिंगर है, लेकिन परस्यू नहीं कर रहा है वो इस चीज़ को, आगे नहीं बढ़ा रहा। बट मैं ही हूँ, मेरी पत्नी है जो नहीं गाती हैं लेकिन अच्छी श्रोता हैं। अच्छा, मेरी छोटी बेटी है 3 साल की। मीन में एक निकालती हैं आपके गाने में कि नहीं? बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। गलती ढूंढने वाला चाहिए। एक बड़ा अच्छा तुलसीदास जी का है, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि गलती करने वाले अपने पास में रखने चाहिए। अब आपकी पत्नी का जिक्र चला है, तो जीवन संगिनी है आपकी, तो उनके लिए कोई खास गाना तो आप गुनगुनाएंगे ही। कौन सा गाना गुनगुनाएंगे? जी, गाना बड़ा गाता था मैं, जो था किशोरदा का था,
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। ये आपकी श्रीमती जी को नजर किया गाना? और अंतरा नहीं, सिर्फ मुखड़ा। अंतरा शादी के पहले था। अच्छा अच्छा। अब नहीं। अब हमें चलते चलते ये बता ही दीजिए कि खाने में क्या पसंद है गाने के अलावा? जी शौकीन हूँ बहुत। बस मन जो करता है ना, स्वाद जरूर होना चाहिए, स्वादिष्ट होना बहुत जरूरी है। जी। और मैं फंसी हूँ थोड़ा खाने के मामले में। थोड़ा मेरे को जो बचपन से मैं खाता आया हूँ, जो हम खाते आए ना, वो मेरे जहन में इतना बैठ गया कि मैं नई कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता हूँ। चाहे पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, कुछ मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं होते हैं, पता नहीं सिस्टम में नहीं है। जी। तो बड़ा मुश्किल होता है कि बाहर जब जाते हैं कुछ शोज़, अभी जैसे जाने की सोचते हैं, मेरे को डरा देते लोग, बाहर जाओगे तो क्या होगा, शोज़ के लिए जाओगे तो मैं डर जाता हूँ कि क्या होगा। मैं बोला कुछ नहीं, जो भी मिलेगा खा लूँगा, लेकिन जो चीज़ स्वाद नहीं देना मुझे नहीं अच्छी लगती। जी। अच्छा, अब चलते चलते श्रोताओं से क्या कहेंगे शैल जी? अच्छा सोचिए, आहार विहार और विचार अच्छे रखिए, बहुत अच्छा जीवन जिए और ऊपर वाले का मनन करते रहिए और डरिए उससे। जी। शैल जी, विविध भारती के स्टूडियो में आए आप और इतने सुरीले अंदाज में गाकर भी सुनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। जी, जी। शुक्रिया बहुत बहुत, तमाम श्रोताओं की ओर से बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। ये थी बातचीत जाने माने पार्श्व गायक और म्यूजिक अरेंजर शैल हाड़ा से। इनसे बातचीत की रेडियो सखी ममता सिंह ने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर स्वाति भंडारकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। आज के मेहमान।